This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. बॉलीवुड का रहने वाला हूँ, बॉलीवुड की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ तरुण व्यास और ये है बॉलीवुड टॉकीज़, जहाँ पर हम बॉलीवुड की बातें करते हैं। एक हमारा बीवी का टीवी बायोग्राफी वाला चैनल और ये टॉकीज़ वाला चैनल। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। तो आज जो फैक्ट लेकर आए हैं वो बहुत कमाल के हैं। यानी हम बहुत सी फिल्में देखते हैं, बहुत से एक्टर्स के बारे में जानते हैं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उन सब की कुछ खास बातें अगर चुनकर कोई एपिसोड बनाया जाए तो ये हमारे मन में ख्याल आया। तो हमने बॉलीवुड के बहुत सारे किस्सों को लेकर एक ही एपिसोड में परोस दिया है। तो चलिए इसे आप देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। कमेंट भी कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करके, घंटी का बटन दबा के और लाइक करके, कमेंट करके। ओके, तो चलिए चलते हैं इस एपिसोड में और देखते हैं बॉलीवुड के कुछ कमाल के किस्से। 50 अनसुनी रोचक बातें। तो सबसे पहली बात करते हैं 1960 में रिलीज हुई ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम की। ये 3 भाषाओं में बनी थी, हिंदी, इंग्लिश और तमिल भाषा में। तमिल वाली फ्लॉप रही थी और इंग्लिश वाली भी चल नहीं पाई, लेकिन हिंदी वाली मुगले आजम ने इतना बड़ा इतिहास रचा कि आज भी लोग उस फिल्म को याद करते हैं। दिलीप कुमार को याद करते हैं जो कि सलीम के किरदार में थे, और मधुबाला को याद करते हैं जो अनारकली बनकर आई, और पृथ्वीराज कपूर को अकबर के उस किरदार के लिए। साथ ही अजीत को याद करते हैं उस शानदार राजपूती किरदार के लिए जिसका नाम था दुर्जन सिंह, जो कि बहुत ही वीरता भरा था। जब तक दुर्जन के हाथ में तलवार उठाने की ताकत है, मौत साहिब आलम के करीब नहीं आ सकती। और अब दूसरा किस्सा ये कि साल 1933 में आई थी फिल्म कर्मा। इसने इतिहास रच दिया था। ये वो कर्मा नहीं जिसका हम गीत सुनते हैं, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू। ये तो 1933 में आई थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी। कामयाबी के लिए इस फिल्म को बिल्कुल भी याद किया नहीं जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो आज भी यादगार है, और उस वक्त तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी फिल्म में यानी कर्मा में सबसे पहले बॉलीवुड के किसिंग सीन को फिल्माया गया था। I should have taken her in my arms and kissed her. और ये फिल्माया गया था अभिनेता हिमांशु राय और देविका रानी के बीच, और ये भारतीय सिनेमा का पहला किसिंग सीन था। और ख़ास बात ये भी थी कि ये दोनों ही स्टार्स असल ज़िंदगी में पति पत्नी थे। शायद इसी के चलते ये सीन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उस वक्त के दौर में कोई ऐसा सीन फिल्मा सकता है या कोई ऐसी एक्टिंग कर सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो ज़माना थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था। यूँ कहें थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि देविका रानी और हिमांशु राय ही वो शख्सियत थे जो कि बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे, और कई अभिनेताओं को वहाँ से मौका दिया गया था। उनमें से एक थे अशोक कुमार। मैं मुजरिम उल्फत हूँ, सजावारे सजा हूँ, मजबूर मोहब्बत हूँ, गिरफ्तार बला। बहरहाल अब तीसरे वाक़ये की तरफ चलें तो बेहतरीन निर्देशक के आसिफ की बात करते हैं। उन्होंने जीवन में सिर्फ 2 ही फिल्में बनाई थी। पहली फिल्म थी फूल, और ये 1945 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन 15 साल तक उनकी फिर कोई भी फिल्म नहीं आई थी। लेकिन साल 1960 में उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था मुगले आजम। जी हाँ, और इसके बाद तो तीसरी फिल्म वो लव एंड गॉड बनाना चाहते थे, पर ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई, और आगे चलकर लव एंड गॉड को केसी बोकाड़िया ने पूरा किया था। के आसिफ की बात करें तो महज 48 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। चौथा किस्सा बड़ा ही रोचक है, और ये है देव साहब का, यानी एवरग्रीन देवानंद साहब का।
इनकी फिल्मों के ज्यादातर टाइटल पता है कहां से लिए जाते थे? न्यूज़पेपर्स से। जी हाँ, देव साहब न्यूज़पेपर्स से अपनी फिल्मों के टाइटल तलाशते थे और ऐसा वह इसलिए करते थे ताकि लोग फिल्म से जुड़ाव महसूस कर पाए। तो फौरन मुझे बुला लीजिएगा, मैं करीब ही रहता हूँ, नाके पर दाएं हाथ 6 नंबर 4, नाम मेरा मदन है, ये मेरा बाजा है। क्या बात है। अब 5वां किस्सा आपको अशोक कुमार साहब यानी दादा मुनि का कहें। इनकी पहली फिल्म आई थी साल 1936 में और ख़ास बात ये थी कि इससे पहले अशोक कुमार एक लेबोरेटरी जो हुआ करती थी उसमें सिर्फ एक असिस्टेंट की नौकरी किया करते थे। लेकिन किस्मत ने ऐसा उन्हें मौका दिया कि वो पहले पर्दे पर आए और उसके बाद तो फिर कौन नहीं जानता मशहूर अभिनेता अशोक कुमार को। ये राधा भाई कौन है? लता की माँ। लता की माँ? मैं तो समझता था उनको मरे हुए बहुत दिन हो गए। बेचारी लता बहुत परेशान हुई। छठा रोचक किस्सा ये है कि हम सब समझते हैं कि राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी, लेकिन नहीं साहब, ये गलत बात है। पहली फिल्म थी द रेस्टलेस। ये फिल्म साल 1899 में एक फोटोग्राफर हुआ करते थे हरीशचंद्र सखाराम भतावड़ेकर। ये फिल्म उन्होंने बनाई थी और ये भारत की पहली फिल्म थी। और अब अगले किस्से में बताएं देविका रानी की बात। देविका रानी भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थी जिनके पास बाकायदा फिल्म आर्ट की एक डिग्री थी, यानी उन्होंने फिल्म की पढ़ाई की थी और उसके साथ ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री भी थी। 8वां किस्सा ये कि संगीत निर्देशक मदन मोहन बड़े ही कमाल के रसोइये भी थे, यानी बहुत अच्छा खाना बनाते थे और इसी खाना बनाने की कला ने उन्हें एक सिंगर को रिश्वत देने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, साल 1957 में एक फिल्म आई थी देख कबीरा रोया। इसमें एक गाना था कौन आया मेरे मन के द्वारे। अब इस गाने को गवाना ये चाहते थे मन्ना डे से। अब मन्ना डे को कैसे राजी करें, इसीलिए संगीत निर्देशक मदन मोहन ने भिंडी की सब्जी बनाई और भिंडी की सब्जी रिश्वत साबित हुई। मन्ना डे मान गए और ये गीत आया कौन आया मेरे मन के द्वारे। बाकायदा ये भिंडी ने कमाल कर दिया। पायल की झनकार लिए। अब अगला रोचक किस्सा है मोहम्मद रफ़ी साहब का। मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग के बड़े चाहने वाले थे। जब मोहम्मद रफ़ी साहब शिकागो दौरे पर गए थे तब उन्होंने आयोजकों से कहा था कि भाई मुझे मुक्केबाज मोहम्मद अली से मिलना है। इसी बात पर मोहम्मद अली को भी ये बात पता चली कि महान भारतीय गायक रफ़ी साहब मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो खुद रफ़ी साहब के होटल पहुंचे और दोनों की मुलाकात हुई। एक तरफ मोहम्मद अली, दूसरी तरफ मोहम्मद रफ़ी। अब अगला किस्सा राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से है। ये ऐसी पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल हुआ करते थे, लेकिन ये ऐसी फिल्म थी जिसमें फिल्म बहुत लंबी होने के कारण 2 बार इंटरवल दिया गया था और ये शोमैन राज कपूर ही कर सकते थे, क्योंकि लोगों को इतने समय तक बैठा कर रखना ये भी अपने आप में एक जादूगरी है। बहरहाल मेरा नाम जोकर फ्लॉप साबित हुई थी और इसी फिल्म की भरपाई करने के लिए बॉबी फिल्म का निर्माण किया था राज कपूर ने। लेकिन इसके पहले भी राज कपूर ने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसके 2 इंटरवल थे। वो थी साल 1964 में आई फिल्म संगम। लेकिन संगम 238 मिनट की फिल्म थी, जबकि मेरा नाम जोकर फिल्म 255 मिनट की थी। इसके बाद कोई ऐसी लंबी अवधि की फिल्म है तो वो है जेपी दत्ता की फिल्म LOC कारगिल। और अब लंबी अवधि के गीत की बात करें तो वो था फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से। इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक था और 2004 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। 20 मिनट का ये गीत था और इस गीत को फिल्म में 3 किश्तों में दिखाया गया था। अब अगला किस्सा राज कपूर की उस बात से है जिसमें हम अंधविश्वास को देखते हैं। राज कपूर अपनी फिल्मों के लिए बड़े पजेसिव हुआ करते थे और इसी वजह से कई बार अंधविश्वास भी करने लगते थे। इसका उदाहरण साफ साफ मिलता है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में। ये 1978 में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज होने से पहले इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था और साथ ही शाकाहारी भोजन खाने लगे थे, क्योंकि फिल्म का नाम ही था
सत्यम शिवम सुंदरम। अब इस बात में ये भी जोड़ सकते हैं कि किसी फिल्म को बड़ी शिद्दत से बनाने के लिए एक निर्माता निर्देशक अगर उस फिल्म के अनुरूप ही अपने आप को ढालता है तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ ये बात गौरतलब है कि राज कपूर ने इस फिल्म में अभिनय तो नहीं किया था। फिर ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी शायद यही राज है कि वो राज कपूर थे। अब अगला रोचक किस्सा हमने लिया है साल 1957 में आई फिल्म 2 आंखें 12 हाथ से। इस फिल्म में लता मंगेशकर का गाया एक गीत था, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। वसंत देसाई ने इस गाने को रचा था। और इस गीत की बात करें तो पाकिस्तान में स्कूल ने तो अपने स्कूल का एंथम बना दिया था इस गीत को, यानी स्कूल गान था, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये एक संगीतकार और एक गायक की जीत है कि उसका गीत पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो जाए कि लोग उसे स्कूल में भी सुनाएं और बच्चों से गवाएं। गीत के बोल थे, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। अगला किस्सा 40 के दशक का है। उस वक्त सिनेमा को एक बहुत ही निचले दर्जे का पेशा माना जाता था। इसीलिए संगीत निर्देशक नौशाद साहब को इनके माता पिता ने कहा था कि नहीं भैया, आप कोई फिल्मों में नहीं जाएंगे, कोई ऐसा गीत वगैरह संगीत वगैरह काम नहीं करना, ये तो बहुत निचले दर्जे के लोग करते हैं। जब नौशाद साहब की शादी के लिए बात की गई थी तो इनके पिता ने कहा था कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, दर्जी है। और यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि जब इनकी शादी हुई थी तो बैंड बाजे वाले जो गीत बजा रहे थे वो नौशाद साहब का ही संगीतबद्ध किया हुआ था। वो थी 1944 की फिल्म वाली धुन, जो कि रतन फिल्म की धुन थी, अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। बैंड बाजे वाले जोर शोर से बजा तो रहे थे, लेकिन उन्हें भी खबर नहीं थी कि इसका संगीत निर्देशक खुद घोड़ी पर बैठा इस धुन को सुन रहा है। इतना बड़ा खौफ था नौशाद साहब को अपने माता पिता से कि उन्होंने उस दौर में बताया ही नहीं कि मैं संगीतकार हूँ। अब अगली बात करें तो बॉलीवुड की पहली विदेशी अभिनेत्री थी ऑस्ट्रेलिया में जन्मी नादिया, और इन्हें फियरलेस नादिया नाम से भी या हंटर वाली के नाम से भी जाना जाता है। और उस वक्त के दौर में एक्शन मूवीज में इनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर था और कई बड़े बड़े फिल्म अभिनेता जो आज बड़े नाम हैं वो नादिया की फिल्म देखकर ही अपने आप में एक्टिंग का जुनून भरने लगते थे। अगला रोचक किस्सा फिल्म लाइन और रेडियो का मिलन है, यानी सुनील दत्त की बात है। जब सुनील दत्त फिल्मों में काम नहीं किया करते थे तब वो एक रेडियो जॉकी हुआ करते थे। रेडियो पर उनके शोज आते थे। एक दिन उस जमाने की सुपरस्टार नरगिस का इंटरव्यू लेने का मौका मिला सुनील दत्त साहब को। ये घबरा गए और कुछ भी नहीं पूछ पाए। वजह थी कि इतनी बड़ी सुपरस्टार है, कैसे बात करूंगा। उस वक्त नरगिस और सुनील दत्त दोनों को ही नहीं पता था कि कुछ साल बाद सुनील दत्त खुद हीरो बन जाएंगे और सुपरस्टार नरगिस से इनकी शादी हो जाएगी, जिनसे अभी इंटरव्यू लेने में घबरा रहे हैं। अगला किस्सा जीतू यानी जंपिंग जैक जितेंद्र साहब का। फिल्मों में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत इन्हें करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि एक फिल्म आई थी नवरंग, उसमें मशहूर अदाकारा संध्या के बॉडी डबल का भी काम किया था, यानी फिल्म एक्ट्रेस के बॉडी डबल, यानी वैसे ही हूबहू दिखने वाले दूसरे कलाकार का किरदार निभाया, जो कि कभी चेहरा नहीं दिखाता, बस उसकी बॉडी यूज होती है। लेकिन आगे चलकर जितेंद्र जंपिंग जैक बनेंगे, इतने बड़े अभिनेता बनेंगे, ये कोई नहीं जानता था। आज मीठी लगे है तेरी गाली। अब बात ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। मीना कुमारी अभिनेत्री तो थी, लेकिन एक बहुत अच्छी लेखिका भी थी, यानी बहुत कविताएं लिखना, शेर शायरी लिखना उन्हें पसंद था। पर अपने पति कमाल अमरोही को इन्होंने कभी भी अपनी कविताओं और शेर शायरियों के बारे में नहीं बताया। वजह ये थी कि कमाल अमरोही खुद एक बहुत बड़े शायर थे, लेखक थे, और इसी वजह से मीना कुमारी को लगता था कि मैं इनके सामने अपनी कविताएं बताऊंगी तो इन्हें अच्छी नहीं लगेगी, और इसी कारण वो कमाल अमरोही को ये कविताएं नहीं दिखाती थी। अगला किस्सा मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब का। महमूद साहब ने मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की बहन मधु से शादी की थी, और मधु को वो प्यार से मकड़ी कहा करते थे।
जब मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने जाते थे महमूद, तो उसी दौरान टेबल टेनिस खुद इनकी होने वाली बीवी यानी मधु भी सीखने लगी थी। किसे पता था कि ये दोनों टेबल टेनिस खेलते खेलते प्यार के मकड़ जाल में फंस जाएंगे और फिर प्यार से मकड़ी भी कहेंगे और शादी भी होगी। अब अगली बात मीना कुमारी की बहन मधु की ही करें तो दोनों ही बहनों ने घर से भागकर शादी की थी और दोनों की शादी में इनके माता पिता शामिल नहीं हुए थे। शादियों की ही बात चलिए तो अगला रोचक किस्सा किशोर दा से। किशोर कुमार साहब ने चार शादियां की थी। पहली रूमा गुहा से, दूसरी मधुबाला से, तीसरी योगिता बाली से और चौथी शादी थी लीला चंद्रावरकर से। और यहाँ ये बात खास रही थी कि चारों शादियों से पहले किशोर कुमार को इन सब से प्यार हो गया था। अब किशोर कुमार का ही अगला किस्सा लें तो इनकी पहली शादी इसलिए टूटी थी क्योंकि ये रूमा को फिल्मों में काम नहीं करने देना चाहते थे। लेकिन यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि बाद में तीनों ही पत्नियों के लिए खुद किशोर कुमार ने फिल्में बनाई थी जिसमें बतौर हीरोइन उन्हें पेश भी किया था। और शादियों की राह में आगे चलें तो रफ़ी साहब की भी बात कर लें। मोहम्मद रफ़ी साहब की भी दो शादियां हुई थी। वजह प्रेम बिल्कुल भी नहीं था, कहीं कोई प्यार वाली बात नहीं थी। बात ये थी कि जब इनकी पहली पत्नी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान में रहना ही स्वीकारा और हिंदुस्तान आने से मना किया, तब जाकर रफ़ी साहब ने आगे चल के दूसरी शादी की थी। इसी किस्से में अगर किशोर कुमार की बात जोड़ दें तो किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी योगिता बाली। लेकिन किशोर दा को छोड़कर फिर उन्होंने शादी कर ली थी मिथुन दा से, यानी मिथुन चक्रवर्ती से। जब योगिता बाली यूं किशोर कुमार को छोड़कर चली गई तो किशोर कुमार बड़े नाराज रहे और इसी कारण काफी वक्त तक उन्होंने मिथुन दा के लिए कोई भी गाना नहीं गाया था। अगला किस्सा अमिताभ बच्चन के क्रश का है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन किस पर मर मिटे थे इस बात का यहाँ पता चलता है। अमिताभ बच्चन का क्रश हुआ करती थी वहीदा रहमान। जब साल 1971 में फिल्म आई थी रेशमा और शेरा, तो इसमें एक सीन था जिसमें वहीदा रहमान को तपती रेत पर वो सीन देना था। जब डायरेक्टर ने ब्रेक लेने को कहा था तब अमिताभ बच्चन ही थे जो वहीदा रहमान की जूतियों को अपने हाथ में उठाकर उनकी तरफ भागे और वहीदा को वो जूतियां पहनाई थी। अगला किस्सा अब अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान का ही ले लें तो अमिताभ ने अपनी दीवानगी के लिए कहा था कि अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो वहीदा रहमान के साथ रोमांस करता। मेरे हिसाब से वहीदा जी अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थीं। उनके अंदर भारतीयता, सौम्यता और निर्मलता का भाव था जो मेरे दिल को छू लेता है। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बात जब बच्चन साहब की चल पड़ी तो महानायक अमिताभ बच्चन का किस्सा यहाँ और लेते हैं कि अमिताभ बच्चन की 3 अभिनेत्रियां ऐसी रही जिन्होंने इनकी प्रेमिका के रोल भी किए तो माँ के किरदार भी निभाए थे। वहीदा रहमान ने अदालत फिल्म में अमिताभ बच्चन की प्रेमिका का रोल अदा किया था और त्रिशूल और कुली ऐसी फिल्म रही जिसमें वो इनकी माँ बनी थी। अब राखी की बात कर लेते हैं। राखी ने अमिताभ बच्चन की प्रेमिका का रोल किया तो लावारिस और शक्ति जैसी फिल्मों में माँ का किरदार निभाया। अब अगली अभिनेत्री ऐसी जो कि अगेन माँ और रोमांटिक रोल में नजर आई वो थी शर्मिला टैगोर। बेशर्म फिल्म ऐसी रही जिसमें वो बिग बी की प्रेमिका बनी तो देश प्रेमी फिल्म में अमिताभ बच्चन की माँ बनी भी नजर आई। अब एक रोचक किस्सा महमूद साहब का और लेते हैं। महान कॉमेडियन महमूद चाहते थे कि उन्हें मरने के बाद दफनाया नहीं जाए बल्कि जलाया जाए, लेकिन जब सब लोगों ने इसे धर्म से जोड़कर देखा तो महमूद ने अपना फैसला बदल दिया था। महमूद चाहते थे कि इन फिजाओं में मैं हमेशा मौजूद रहूं, पानी में, हवा में और धरती पर ऐसा दाह संस्कार से ही हो सकता था जो कि नहीं हो पाया। अगला रोचक किस्सा उसी अभिनेत्री के लिए जो कि अमिताभ बच्चन का क्रश थी, लेकिन एक समय में लोग कहा करते थे कि ये तो वुडन गर्ल है, यानी देखने में सुंदर पर किसी काम की नहीं। लेकिन इसके बाद वहीदा रहमान की एक फिल्म रिलीज हुई थी प्यासा। उसके बाद सब लोगों ने
वुडन गर्ल को मान लिया था कि ये तो बहुत काम की गर्ल है। और भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज भी नाम है वहीदा रहमान का, जिन्होंने देवानंद के साथ गाइड जैसी फिल्मों में काम किया। अब कुछ फ्लैशबैक में चलें तो अगला किस्सा 1932 की एक फिल्म से लेते हैं। फिल्म का नाम इंद्र सभा। ये एक राजकुमार और परी के बीच की प्रेम कहानी पर आधारित थी, लेकिन इस फिल्म में 71 गाने थे। सोचिए 71 गाने। हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन बात सही है। भारतीय सिनेमा के दौर में आज तक की ये सबसे ज्यादा गीतों वाली फिल्म है। और ऐसा कमाल करने वाले संगीतकार थे संगीतकार नागरदास नायक, जिन्होंने इंद्र सभा का म्यूजिक दिया। कोई भी फिल्म आज तक ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। इसमें 9 ठुमरी, 4 होली के गीत, 15 गीत, 31 गजलें, 2 चौबोले, 5 छंद और 5 और दूसरे सामान्य गीत थे। इंद्र सभा फिल्म एक उर्दू का नाटक और ओपेरा है, जो कि लखनऊ के अवध दरबार से संबंध रखने वाले लेखक कवि आगा हसन अमारत ने लिखा था। और ये ऐसी पहली रचना है जो कि उर्दू की रचना नाटकीय कृति के रूप में पेश की गई। इंद्र सभा की अश्लीलता और भोंडेपन से दुखी होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाटक लिखा था, बंदर सभा, और इसे फिर जर्मन में भी ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन मदन थिएटर ने साल 1932 में इसी पर आधारित एक फिल्म बनाई, नाम रखा इंद्र सभा, जो कि मूल नाटक के नाम लोक बोली के आधार पर था। इस फिल्म को जमशेद फ्रामजी मदन की मदन थिएटर कंपनी ने बनाया था। इसमें एक चौबोले में जब राजा इंद्र अपने दरबार में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है, राजा हूं मैं कौम का और इंद्र मेरा नाम, बिन परियों की दीद के मुझे नहीं आराम, मेरा संगल दीप में मुल्को राज, जी मेरा है चाहता कि जलसा देखूं आज। अगला एक किस्सा लेते हैं उस महिला निर्देशक से जो कि भारतीय सिनेमा की पहली महिला डायरेक्टर बनी थी, और ये थी फातिमा बेगम, जो कि 1926 में आई फिल्म बुलबुले परिस्तान में निर्देशक के रूप में काम करती नजर आई थी। अगला किस्सा धर्म और सिनेमा से है, यानी सिनेमा में काम करने वाले लोगों का धर्म सिर्फ सिनेमा होता है। इसकी मिसाल हैं जाने माने कॉमेडियन महमूद साहब। महमूद साहब भगवान शिव के बड़े भक्त थे, उन्हें बहुत मानते थे, इसीलिए अधिकतर फिल्मों में भगवान शिव के नाम पर महेश नाम का किरदार महमूद का अक्सर हुआ करता था, और ये महमूद की चॉइस पर ही होता था। महमूद का ये विश्वास था कि भोलेनाथ की उन पर कृपा है, और ये बात खुद अशोक कुमार ने कही थी कि तुम्हारे सिर पर त्रिशूल जैसी आकृति बनी हुई है, तुम तो भोलेनाथ के हो। अशोक कुमार की ही बात करें तो अशोक कुमार की शुरुआत में आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। ये ऐसे अभिनेता रहे जिनकी जब पहली फिल्म रिलीज हुई अछूत कन्या, तो उस वक्त सब लोगों को भी महसूस हुआ और ख़ुद इन्हें भी महसूस हुआ कि मेरी पहली फिल्म है और मेरी आवाज़ तो बहुत सॉफ्ट है। बस फिर क्या था, अपनी आवाज़ को अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा कर्कश बनाने के लिए दादा मुनि बर्फ़ के टुकड़े खाने लगे थे। अब अगला रोचक किस्सा ऐसी फिल्म से लेते हैं जो कि वैसे तो किसी और फिल्म की कहानी पर आधारित थी, लेकिन जब ओरिजिनल फिल्म रिलीज हुई थी तो वो तो सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन जब उसी कहानी को लेकर फिर से फिल्म बनी तो वो सुपरहिट हुई। जो सुपरहिट हुई उस फिल्म का नाम अंगूर, जो कि संजीव कुमार और देवन वर्मा की एक खूबसूरत फिल्म है। हंसाती भी है और रोमांटिक भी करती है और इमोशनल भी। ये बनी थी 1968 में आई किशोर कुमार और असीत सेन की फिल्म 2 दूनी 4 की कहानी पर आधारित थी ये फिल्म। लेकिन जब 2 दूनी 4 बनी थी वो तो फ्लॉप साबित हुई थी, पर यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही, अंगूर। अब बात शबाना आजमी की करते हैं। जावेद अख्तर की पत्नी हैं मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी। लेकिन क्या आपको पता है कि शबाना आजमी पहले डायरेक्टर शेखर कपूर से शादी करने वाली थी। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, पर आपसी तालमेल ना बैठ पाने के कारण ये रिश्ता शादी के बंधन तक नहीं पहुंच पाया था। अगला किस्सा जाने माने निर्माता निर्देशक केसी बोकारिया का।
केसी बोकारिया एक फिल्म बना रहे थे, नाम था आज का अर्जुन। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को कास्ट किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता ही थे, निर्देशक नहीं थे। ऐसे में निर्देशक की तलाश की गई तो एक निर्देशक को साइन भी कर लिया गया, पर केसी बोकारिया साहब के उस निर्देशक को अमिताभ बच्चन ने पसंद नहीं किया और उन्होंने कहा मैं इस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा। तब केसी बोकारिया को ही उन्होंने कहा कि आप ही फिल्म को क्यों नहीं डायरेक्ट करते, और अमिताभ बच्चन के कहने पर केसी बोकारिया इसी फिल्म यानी आज का अर्जुन से बन गए थे निर्देशक। और इसके बाद बहुत सी फिल्में रहीं जो कि केसी बोकारिया के निर्देशन में बनी। अब इस रोचक किस्से को सुने जहां पर एक ऐसा अभिनेता जिसने तकरीबन 20 अभिनेत्रियों के करियर की शुरुआत करवाई, और उनका नाम राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर साहब। ऋषि कपूर एक इकलौते अभिनेता रहे जिनके साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 20-20 हीरोइन ने अपने करियर की शुरुआत की और सभी का करियर चल निकला था। अगला रोचक किस्सा ऐसे अभिनेता से जो कि भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा समय के पाबंद अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। नाम बिग बी यानी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कई बार वॉचमैन से पहले स्टूडियो पहुंच जाया करते थे और खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर स्टूडियो में जाते थे और बैठ जाते थे। ऐसे टाइम के पाबंद रहे अमिताभ बच्चन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अमिताभ की फिल्म शोले से ही अगला रोचक किस्सा लेते हैं। इस फिल्म के सीन को फिल्माने में रियल बुलेट चलाई थी अमिताभ बच्चन ने, लेकिन इस बुलेट को चलाने में एक हादसा भी हुआ था और अमिताभ बच्चन बाल बाल बच गए थे। अब सिनेमा की चाहत में ये रोचक किस्सा बड़ा कमाल का है। भारतीय सिनेमा में टिकट खरीदने के मामले में हम पूरी दुनिया में टॉप पर हैं। इंडियंस हर साल तकरीबन 2.7 अरब मूवी टिकट्स खरीदते हैं, लेकिन हमारे भारत में टिकट की कीमत सबसे कम भी है, ये भी यहाँ गौरतलब है। अब नॉर्थ अमेरिका के टोटल फिल्म बिजनेस की बात करें तो तकरीबन 25% तो उनका बॉलीवुड की फिल्मों से ही आता है, और ये बहुत बड़ी बात है। अब अगले रोचक किस्से में ऐसे गीत की बात करते हैं जो कि बहुत सुपर डुपर हिट रहा, लेकिन जब आनंद बख्शी ने इसे लिख कर दिया तो निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने इस गाने को तकरीबन 23 बार रिजेक्ट कर दिया और 24वीं बार में जाकर ये गाना हमारे सामने आया। सोचिए 23 बार कोई गाना रिजेक्ट हुआ हो और फिर फिल्म में आया हो तो कैसा होगा। और ये गाना था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत मेरे ख्वाबों में जो आए। अब रीटेक की ही बात करें तो एक डायलॉग अब ऐसा लेते हैं जो कि 40 बार रीटेक हुआ था और तब कहीं जाकर ओके हुआ। फिल्म का नाम शोले और फेमस डायलॉग कितने आदमी थे। कितने आदमी थे में तकरीबन 40 बार ये कहा गया कि कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। तब जाकर पता चला कितने आदमी थे। अगला किस्सा फिर से शोले का ही लें तो जानी मानी सुपरहिट फिल्म रही थी शोले। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि इस फिल्म का एक एक डायलॉग लोगों को रटा हुआ है, और ख़ास बात यहाँ ये है इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी इस फिल्म ने सिर्फ एक ही अवार्ड जीता था। अब उस फिल्म की बात करते हैं जिसने बहुत से अवार्ड जीते थे। फिल्म का नाम कहो ना प्यार है। ऋतिक रोशन की इस फिल्म ने अब तक की सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म का खिताब हासिल किया हुआ है। 92 यानी 92 अवार्ड्स के साथ ये फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। अब अगला किस्सा DDLJ से लें तो इस फिल्म को शाहरुख खान के लिए याद किया जाता है, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म में हीरो के लिए पहले पसंद किया था सैफ अली खान को। यहाँ तक कि इस राज के किरदार के लिए उन्होंने टॉम क्रूज के बारे में विचार किया था, लेकिन टॉम क्रूज के जैसा लुक सैफ अली खान का करके भी पेश करने की सोची थी, पर बात जमी नहीं और ये फिल्म तो शाहरुख खान के नाम लिखी थी। आज भी ये फिल्म यादगार है और ये फिल्म इतनी चली थी कि DDLJ के नाम से सबसे ज़्यादा थिएटर में चलने का इसका रिकॉर्ड भी है। मुंबई के मराठा मंदिर में ये फिल्म लगभग 27 साल तक दिखाई जाती रही और अक्सर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मराठा मंदिर में जाकर इस फिल्म को
देखा करते थे। भारतीय सिनेमा में वैसे तो बहुत सी फिल्में बनती हैं, लेकिन बॉलीवुड में हर साल तकरीबन 1000 फिल्में बनती हैं, जो कि हॉलीवुड की बनने वाली फिल्मों से लगभग 2 गुनी है। अब बात लगान फिल्म की करते हैं। आमिर खान की जानी मानी फिल्म लगान, ये ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसमें सबसे ज्यादा ब्रिटिश कलाकारों ने काम किया था। या तो भारत में उस वक्त ब्रिटिश लोग देखे गए थे जब हम आज़ाद नहीं थे, और या तो लगान फिल्म में इतने किरदार ब्रिटिश लोगों के देखने को मिले। और अब अगले रोचक किस्से में एक ऐसे गीत की बात करते हैं जिसका विरोध बहुत से लोगों ने किया, समाज ने किया और साथ ही साथ राजनेताओं ने भी किया, यानी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा था ये कैसा वाहियात गीत है, इसे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी सुभाष घई ने इस गीत को फिल्म में रखा और संजय दत्त इस गीत पर भी नाचते नजर आए। लेकिन माधुरी दीक्षित को इस गीत के लिए जाना जाता है। गीत के बोल चोली के पीछे क्या है। लेकिन इसी गीत को लेकर अगर अगला किस्सा कहूँ तो यहाँ ये खास बात है कि ये गीत भले ही क्रिटिसाइज किया गया हो, लेकिन इस गीत के लिए अलका याग्निक और ईला अरुण दोनों को ही बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। अब रोचक किस्सा ऐसे अभिनेता के बारे में जो कि जवानी में जब फिल्म लाइन में पहुंचा तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। भले ही भाई बहुत ही फेमस थे पर वो भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में इस अभिनेता ने बहुत समय तक सरकारी नौकरी में काम किया और जब 40 साल की उम्र हुई तो फिल्म लाइन में अपना दबदबा ऐसा बनाया कि लोग देखते रह गए। और ये थे जाने माने खलनायक अमरीश पुरी साहब। इनका करियर 40 साल की उम्र में शुरू हुआ और एक्टिंग और आवाज़ का ऐसा लोहा इन्होंने मनवाया कि आज तक अमरीश पुरी साहब की कोई बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे ही अभिनेता रहे बमन ईरानी, जिन्होंने इसी उम्र में फिल्मों में काम किया। और कौन नहीं जानता उस सन की प्रिंसिपल को जो कि मुन्ना भाई MBBS में था या फिर 3 इडियट्स में। बॉलीवुड नाम कैसे पड़ा, अब इस बात की भी बात कर लें। बॉलीवुड यानी बॉम्बे और हॉलीवुड यानी हॉलीवुड, तो हॉलीवुड और बॉम्बे को मिलाकर नाम पड़ा था बॉलीवुड। अब ऐसा रोचक किस्सा जहां पर पिता ने पुत्र का रोल किया और पुत्र ने पिता का रोल किया, यानी बाप बना बेटा और बेटा बना बाप, और बात पहुंच गई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक। जी हाँ, ये बात है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और बेटे अभिनेता अभिषेक बच्चन की। दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है क्योंकि फिल्म पा में पापा यानी अमिताभ बच्चन ने बेटे का किरदार निभाया था और बेटे यानी अभिषेक बच्चन ने अपने पिता अमिताभ बच्चन के पिता का रोल निभाया था। भारत की पहली 3D फिल्म शायद आपको पता ना हो, बता देता हूँ। भारत की पहली 3D फिल्म थी छोटा चेतन। 1990 के दशक में अगर हम 1 करोड़ की बात करें तो कितना पैसा होता होगा, बहुत ज़्यादा ना। अब किसे मिलता था ये पैसा, आपको ये बताता हूँ। जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन साहब एकमात्र ऐसे अभिनेता रहे जो कि बॉलीवुड में उस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा फीस लिया करते थे। और आगे चलकर कौन बनेगा करोड़पति भी अमिताभ बच्चन ही होस्ट करते हैं। अब एक किस्सा सुभाष घई साहब का भी ले लें, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में बहुत योगदान दिया है और कर्मा जैसी, हीरो जैसी बहुत सी फिल्मों का निर्देशन किया, निर्माण किया। हम सब इन्हें निर्माता निर्देशक के रूप में तो जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है राजेश खन्ना साहब की फिल्म आराधना में 1969 में छोटा सा किरदार निभाते नजर आए थे सुभाष घई। भले ही ये एक्टर के रूप में नहीं आते, पर किसी गाने में, किसी भी शॉट में ये बस आते हैं और चले जाते हैं, और ये सुभाष घई की फिल्मों में उनकी स्टैंप हुआ करती है। अब चलते चलते धर्मपाजी की बात करते हैं। ही मैन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र साहब जब ये फिल्मों में नहीं आए थे तो सुरैया के बहुत बड़े फैन थे। कई मील चलकर ये सुरैया की फिल्में देखने जाते थे। एक फिल्म थी दिल लगी जो कि 1949 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को देखने के लिए मीलों चलकर ये 1 नहीं 2 नहीं 40 बार गए थे और सुरैया के बड़े दीवाने थे। सो आज के एपिसोड में आपने बहुत कुछ जान लिया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बायोग्राफीज़ देखने के शौकीन हैं तो हमारा चैनल है बीवी का टीवी बॉलीवुड बायोग्राफीज़, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी
पॉडकास्ट का लिंक डालेंगे, आप वहाँ से भी बहुत सारी बायोग्राफीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं हमारी इस रिसर्च का। तो अब तरुण कहता है बाय बाय, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। और साथ साथ ये भी कहता चलूँ, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए तरुण व्यास, और एक्टर तरुण व्यास, एंकर तरुण व्यास के साथ साथ बीवी का टीवी बायोग्राफीज़ के साथ में। बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बीवी का टीवी की शानदार पेशकश, और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।